मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आपके लिए कोई एक बढ़िया प्रैक्टिकल या कोई धमाकेदार एक्सपेरिमेंट लेके नहीं आए हैं। आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो आपके पेपरों में 2 से 5 नंबर का पक्का आएगा और आपको इसमें A to Z पूरा पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या होता है। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखते हैं सबसे पहले चेंजेस, परिवर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेंजेस। चेंजेस हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन जैसे फिजिकल चेंज कह सकते हो, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन जैसे केमिकल चेंजेस कह सकते हो परिवर्तन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किस पे? भौतिक परिवर्तन पर। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन मतलब कि फिजिकल चेंजेस। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनके भौतिक अवस्था आकार में तो परिवर्तन होता है, लेकिन क्या होता है, रासायनिक अणुओं और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए पानी से आप बर्फ बना लो और बर्फ से पुनः पानी प्राप्त हो जाएगा, और पानी से फिर हमें अगर भाप मिल जाएगी, और भाप से भी हमें क्या प्राप्त होगा? फिर से पानी प्राप्त होगा। तो आप समझ रहे हैं इसमें कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे कह दिया है कागज को फाड़ दीजिए, कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। आपको पता है कागज को फाड़ दो, क्या उससे आप कोई नया पदार्थ बना सकते? नहीं। कागज है, उसे टेप से चिपका देंगे हम, दोबारा से हमें वही प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। जैसे कहते हैं मार्कर को तोड़ना, इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, इसे तोड़ दिया, ये प्लास्टिक से लोहे का तो बन नहीं जाएगा, कुछ नया बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये मार्कर है, मार्कर ही रहेगा, हिस्से जरूर इसके 2 हो गए, ऐसे फिर से जोड़ दिया तो फिर से हो गया। तो ये भी हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। पेंसिल को तोड़ना भौतिक परिवर्तन। तो आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, जिससे कोई नया पदार्थ ना मिले और उसके मास मतलब कि द्रव्यमान भार में कोई परिवर्तन ना हो, रासायनिक संगत के अणुओं में भी कोई परिवर्तन ना हो। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही का रहेगा, ना कि लोहे का बन जाए। अब हम चर्चा करते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। किस पे? रासायनिक परिवर्तन मतलब कि केमिकल चेंजेस। अब हम क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? केमिकल चेंज। इसमें क्या होगा? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनके रासायनिक अणुओं के संगत व द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्लियर है? आप समझ गए। एग्जाम्पल देखते हैं इसके 1-2 हम। एग्जाम्पल है दूध से आप दही बनाइए। क्या बनाइए? दही। समझना, दूध से यदि आपने दही बना दिया, क्या आपको पुनः दूध प्राप्त होगा? नहीं होगा। और दूध होगा कुछ हमारा मान लो 1 लीटर, तो दही हमें थोड़ी कम प्राप्त होगा। ठीक है। तो आप जैसे ही दूध से दही बनाएंगे तो एक हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ, और उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और रासायनिक अणुओं में भी परिवर्तन हुआ, और एक नया पदार्थ भी प्राप्त हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, और यहाँ पे क्या होता है? नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कह दिया है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। केले का सड़ना, फलों का सड़ना, कुछ भी कह दो, मतलब कि एक नया पदार्थ प्राप्त हो और उसे पुनः प्राप्त ना किया जा सके, तो आप समझ जाएंगे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन यदि आपसे पूछ लिया जाए और नहीं आ रहा समझ में, तो आप ऐसे ही बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? कि
जहाँ पे आपको दिया जाए गैस निकलना, तो आप समझ जाएंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अगर गैस निकलेगी तो कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी और वहाँ पे परिवर्तन हुआ। या कह सकते हो ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, परिवर्तन। या आप कह सकते हैं रंग बदलना, रंग परिवर्तन। ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के साथ ही होगा। या लिखा हो जलना या जलाना, या जलाना। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है। यदि पूछा जाए रासायनिक परिवर्तनों के गुण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में गैस निकल सकती है, ताप परिवर्तित हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, बदल सकता है, जैसे जलाया जाए या जलाना हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इतनी बात आप खूब से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होती है हर किसी को। यदि मोमबत्ती हमारी पिघल जाए तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी और उसमें धागा डाल के आप दोबारा जला सकती हैं, पर इसमें यहाँ पे जलाया जा रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है, तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों में आता है, भौतिक और रासायनिक। तो आप कह सकते हो मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो चर्चा अब हमें किस पे करनी है, रासायनिक अभिक्रिया पर। जी है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे रेज कर दे रहे हैं पूरों को। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, या कह सकते हो एक या एक से अधिक परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कहा जाए आपसे एग्जाम्पल है, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके या क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। आप समझ जाएंगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक परमाणु आपस में या पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक समीकरण को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अभिकारक, अभिकारक जैसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है जो अभिकारक है, इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे समझना, ये है H2 और ये है O2, क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये, तो यही हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट, उत्पाद। तो आप समझ गए होंगे अभिकारक कैसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो बन के प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे रासायनिक समीकरण। क्या बताएंगे आपको, रासायनिक समीकरण। किस पे चर्चा करनी है हमें, रासायनिक समीकरण।
करण पर। जो रासायनिक समीकरण कह सकते हो, केमिकल इक्वेशन समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद को संकेतों व सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है, संकेतों व सूत्रों के द्वारा। अभिकारक है जो और उत्पाद है, उन्हें संकेतों व सूत्रों के द्वारा लिख देते हैं तो हमारा रासायनिक समीकरण तैयार। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल था, अभी हाल पीछे हमने लिखा था रासायनिक अभिक्रिया का H2 + O2 और यहाँ पे H2O, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिकारक और ये है उत्पाद। इन्हें संकेतों व सूत्रों के द्वारा लिखना है। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये क्या है, जल। देखो आपने पहले रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था, हमने लिखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके जल का निर्माण करती है। अब रासायनिक समीकरण में कैसे, इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा लिख के, संकेतों व सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण बनाने के कुछ नियम भी होते हैं, देखिए पेपरों में नहीं आएंगे, बस सीखने के लिए हैं। नियम क्या होते हैं, देखो अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तीर, जैसे इंग्लिश में गिफ्ट कह देते हैं, ऐसे लगाना होगा तीर को, ठीक है, ठीक। अब अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, परमाणुओं की संख्या कैसी हो, बराबर हो, बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक। तो इतनी बात समझ गए। अब रासायनिक समीकरण के बाद मतलब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ से पेपरों में दिए समझ लो 2-3 नंबर का पक्का आता है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। और काफ़ी बच्चों को मतलब हमने पढ़ाया है तो उन्हें तो पता ही है, प्रैक्टिस आपको करनी है। और आपके पास मास्टरमाइंड और बुक होगी तो उससे संतुलित रासायनिक समीकरण पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी हम बता देंगे करना कैसे, परमाणु को बराबर करेंगे कैसे। अब जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप सीख जाएंगे, और 2-4 नंबर की पक्की आती है वो। एग्जाम्पल हम सिर्फ 2 लेंगे। यहाँ देखिए H2, सबसे पहले ये बता दें कि संतुलित समीकरण होता क्या है। बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण, जैसे कह सकते हो बैलेंस्ड इक्वेशन। अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर परमाणु की संख्या कैसी हो, बराबर। एक बार और सुनिए, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बस। एग्जाम्पल ये मैंने लिख दिया, अभी पीछे आपने पढ़ाई था। अब यहाँ समझना ध्यान से, हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है, 2। उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितनी है, 2। अब ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2, पर उत्पाद में कितना है, 1। ये हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं जैसे इंग्लिश में। ये रिकेंट, ये क्या है, रिकेंट है, जैसे अभिकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन अभिकारक में 2, ये उत्पाद में भी 2। ऑक्सीजन अभिकारक में 2, पर ऑक्सीजन यहाँ पे 1। तो यहाँ यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो पूरे यौगिक में होगा। 2 का गुणा का मतलब है H2O, और H2O मतलब 2 बार H2O हो, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन एक, 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 2 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 ही थे, तो 2 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। दोनों साइड हमारे बराबर होगा। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और देख लेते हैं, H2 + के Cl2,
मिलाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा HCl। हाइड्रोजन यहाँ कितने 2, यहाँ पे 1, यहाँ क्लोरीन कितने 2, यहाँ पे कितना 1, तो 2 का मल्टीपल, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर असंतुलित समीकरण के बारे में पूछा जाए तो आप क्या देंगे, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली ढांचा पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। कंकाली ढांचा मतलब कंकाल है पूरा, बराबर नहीं है, उस पर हड्डी मांस कुछ भी नहीं लगा है, पर यहाँ पे हड्डी मांस सब कुछ है, इसीलिए वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग बात किस पे करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि 4 प्रकार की, उनके अंदर और भी बहुत पार्ट्स हैं, थोड़ी थोड़ी से, ज़्यादा नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार किस पे चर्चा करनी है अब हमें, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट हमारी होती है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या परमाणु आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल वही वाला हम फिर से ले रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। H2 + Cl2, इन्हें जब आपस में मिलाया तो बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप समझ गए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीपल करेंगे, एक या एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। देखो इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित हो। जैसे कि आपने चूना देखा, पानी में डाल दो, एकदम देखना बढ़िया हीट निकलती है, गरम सी निकलती है। चूने का फॉर्मूला तो पता ही होगा, CO, बुझे हुए चूने का COOH का होल टॉइस। तो आप समझ रहे, चूने को जैसे ही डालेंगे तो ऊष्मा उसमें क्या होगी, उत्सर्जित होगी। सेम यहाँ पर भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में भी क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित हो। कैसी हो, अवशोषित हो। ऊष्मा अवशोषित हो तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऊष्मा उत्सर्जित हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारी प्राप्त होती है। एक बार और डेफिनेशन ध्यान से देखें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्सर्जित होनी चाहिए ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है। एग्जाम्पल बता ही चुके हैं दोनों के, ठीक है। अब हम डिस्कस किस पे कर लेते हैं। हाँ, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल तो हमने बता दिया आप लोगों को, क्या है, चूने को पानी में डालेंगे हीट निकलेगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि छोड़ दिया इसको मैंने, और आप लोग बताएंगे, देख रहे हैं कितने मन से पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ
बच्चे हैं जो हमसे पढ़ चुकी हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तो नीचे देख सकते हैं आप लोग। नहीं देखेंगे तो वो बताना ही पड़ेगा आपको, हंस के बताओ चाहे रो के, एग्जाम्पल आपको बताना ही है कमेंट में, किसका, उष्मा शोषी का। ठीक है। दूसरी है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या कह सकते हो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया मतलब कि टूट जाए। वे यौगिक जो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कह सकते हो वह पदार्थ जो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। छोटा एग्जाम्पल फिर से, जैसे हमने कहा H2O, इसको हमें वियोजित करना है और इसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी, मान लो वैद्युत धारा, तो क्या होगा, H2 और प्लस O2 में अपघटित हो जाती है। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, पता ही है। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वे पदार्थ जो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। जो वियोजन अभिक्रिया होती है 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो होता है ताप अपघटन, ताप अपघटन, और एक होता है प्रकाश अपघटन से, और एक होता है वैद्युत अपघटन या विद्युत। विद्युत का मतलब क्या है? जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके अणु छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, या कह सकते हो वह जलीय अपघटन जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर अणु अपने छोटे छोटे आयनों में टूट जाते हैं। देखो जल था, इसे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हमारा गर्म हो जाता है। देखा होगा सर्दियों में बहुत काम करते होंगे आप लोग उसे गर्म करने के लिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है धारा प्रवाहित करने में। प्रकाश अपघटन मतलब कि सूर्य के प्रकाश में कोई चीज़ रख दीजिए, जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण पड़ा होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, चीनी का निर्माण, या कह सकते हो किसी भी चीज़ को रख दो, नमक को रख दो, वो पसीज जाए, मतलब कि अपघटन हो जाए प्रकाश से। किससे हो जाए? प्रकाश से। जब हम प्रकाश के संपर्क में किसी भी वस्तु पदार्थ को रखें और वो अपने अणुओं में टूट जाए, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन। ताप अपघटन जिसमें ऊष्मा दे के विघटित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ताप अपघटन। क्लियर है? ठीक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन भी कह सकते हो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी इजी है, इस पे भी अभी हम चर्चा कर ले रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल है, समझना ध्यान से। जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व, कैसा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझना, जैसे आपके सामने हमने लिखा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को जब डाला जाता है तो क्या होता है? कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील के तत्व के यौगिक से विस्थापित किसको करेगा? मतलब कॉपर को करेगा। तो कॉपर को क्या कर देगा? ये विस्थापित कर देगा, Cu अलग निकल जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा? आयरन के साथ। सो बन जाएगा FeSO4। क्लियर है? समझ गए? मतलब कि
आयरन इसके साथ जुड़ जाएगा और कॉपर उड़ जाएगा, क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है, जिसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम चर्चा करते हैं अपनी नेक्स्ट वाले पे, जिसे कहते हैं द्वैविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्वैविस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात किस पे करेंगे? द्वैविस्थापन अभिक्रिया। द्वैविस्थापन अभिक्रिया। द्वैविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में बने उत्पाद के बीच आयनों का प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में बने यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इस अभिक्रिया में बने उत्पाद के आयनों? इस अभिक्रिया द्वैविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। एक बार फिर से, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। अब देखते हैं कैसे दो यौगिक, एक सोडियम सल्फेट लिया मैंने NaSO4, फार्मूला होता है Na2SO4, प्लस बेरियम क्लोराइड लिया BaCl2, बेरियम क्लोराइड। इन्हें अब हम क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे, तो Na और Cl, देखो इसकी सहायता से मिल जाएगा हमें NaCl, प्लस यहाँ पे ये दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से, मतलब कि इनके आयन आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो NaCl, और यहाँ सल्फेट को करेंगे Ba के साथ, सो हो जाएगा बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट है जो सफ़ेद ठोस आविलय अपक्षेप है। सफ़ेद ठोस आविलय अपक्षेप है, जो कि ठोस है, घुलता नहीं है। अब अगर कभी भी ठोस प्राप्त हो, आविलय पदार्थ प्राप्त हो, तो उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए पेपरों में अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप आविलय पदार्थ प्राप्त होता है। कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप आविलय पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम रासायनिक अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से अपक्षेपण अभिक्रिया कैसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आविलय पदार्थ प्राप्त होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारी द्वैविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनके जितने भी उदाहरण हैं वह सब कौन से हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया के ही उदाहरण होते हैं। तो हम द्वैविस्थापन अभिक्रिया भी समझ गए हैं। क्या होता है? दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से जो उत्पाद का निर्माण होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? आविलय अपक्षेप, मतलब कि घुलता नहीं, और आविलय अपक्षेप प्राप्त होता है तो उसी को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन का यूज, पर हम इससे पहले समझ लेते हैं क्या कि अपचयन और उपचयन होता क्या है। ठीक है, अपचयन और
उपचयन। अब हम बात करते हैं उपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जब क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। और हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। या कह सकते हो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन को त्यागता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। आप उपचयन अभिक्रिया में क्या कह सकते हो, जब ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे, जब ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। या कह सकते हो वह अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं तथा हाइड्रोजन को त्यागती हैं, तो उसी को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं जी। एग्जाम्पल है हमारा CO+KO2, और जब इसे मिलाएंगे तो बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ कार्बन कितना था? 1 था। अब देखो पदार्थ जो हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे पदार्थ में क्या हुई है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, नहीं हुई है? देखो ऑक्सीजन 2 हो गए, कार्बन के साथ 1 भी नहीं थे। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो आप समझ गए, जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो वहाँ पे उपचयन अभिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं अपचयन की। किसकी करते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे इसका उल्टा हो जाता है, जब पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो? हाइड्रोजन की वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए? वृद्धि, और ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। या कह सकते हो ऑक्सीजन की, हाँ, ऑक्सीजन की कमी हो। जब पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे लिखते हैं, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका भी उदाहरण है हमारे पास H2 और CuO। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है Cu और प्लस H2O। देखो यहाँ पे क्या था? कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। जो पदार्थ प्राप्त हुआ हमें बन के, यहाँ क्या ऑक्सीजन है? नहीं है ना, कमी हुई। तो कमी होगा तो वहाँ क्या हो जाता है? अपचयन। देखो ऑक्सीजन कमी है तो क्या हो जाएगा? अपचयन। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ नहीं है, पदार्थ में कमी हो गई। और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो आप समझ जाएंगे। और हाइड्रोजन की भी वृद्धि हो रही है। किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की। अब जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि यहाँ पे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। बात समझ में आई? देखो यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, कमी हो गई, और जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? कमी, तो वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो जाती। क्या हो जाती? अपचयन। और वृद्धि हो तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है? वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो क्या होता है? उपचयन होता है। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या हुआ? उपचयन हुआ है। तो आप अपचयन और उपचयन समझ गए। अब एक और होती है रीडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? रीडॉक्स अभिक्रिया। और रीडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? जब अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं तो उसे रीडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही एग्जाम्पल है उसका। इसमें क्या है? अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रीडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन का प्रभाव। किसमें? दैनिक जीवन में। देखो तो फिर दैनिक जीवन में क्या होता है? तो दैनिक जीवन में होता है जो उपचयन अपचयन, एक होता है हमारा संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। क्या है? एक है हमारा संक्षारण।
संक्षारण का मतलब क्या है? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या नम वायु के संपर्क में आ जाती है तो उसकी क्या होती है? धातु की सतह की क्षय होती है, हानि होती है। संक्षारण कहते हैं जब कोई धातु कहाँ आ जाए? अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धातु की सतह की क्या होती है? हानि। जैसे आपने देखा होगा घर में लोहे के गेट लगे होते हैं, कभी कभार, क्या सभी के घर में लगे हैं, तो आप समझ सकते हो कि मम्मी हमारी डेली पोंछा लगाती हैं, और नीचे देखा होगा गेट में क्या होता है? जंग लग जाती है, और गेट में जंग लग जाती है तो वो घिस्सा जाता है, तो वो गेट हो जाता है ख़राब। तो किसके कारण लग गई? क्योंकि उस पर डेली आप सुबह पोंछा लगाए, पानी पड़ा और ऑक्सीजन तो है ही, तो नम ऑक्सीजन की वजह से उसमें क्या लग जाती है? नम वायु की वजह से जंग लग जाती है। इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हो, लोहे पर जंग लगना, या कह सकते हो चांदी का काला पड़ना, कैसा पड़ना? काला पड़ना, ठीक है। या पीतल पे हरी कलर की परत जम जाना। तो आप समझ गए होंगे, जैसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। अब लास्ट है हमारा विकृति गंधता। क्या है? विकृति गंधता। ऐसे क्या है? जो हमारी तेलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक रखे रहें तो उनके स्वाद में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखा होगा मम्मी ने कभी घर पे आम का अचार बना के रखा होगा, तेल भी बहुत होता है, तो अब उसे जैसे ही रख दिया तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी सी जम जाती है, जिसे हम विकृति गंधता के नाम से जानते हैं। और मम्मी ने फिर जार हिलाया और वो तेल उसके ऊपर भर गया, और हमें फिर से खिला दिए जाती है आम का अचार, और हम लोग खा जाते हैं, क्योंकि वो तो खट्टा ही होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता ये ख़राब हुआ कि नहीं हुआ। और वहीं यदि सब्जी हो और फफूंद जाए, वो सफ़ेद हो जाए, तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खटास में सड़ने के बाद खट्टा ही लगता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि खट्टा है कि नहीं है, तो आम का अचार खा जाते हैं। और मम्मी भी कहती हूँ ख़राब नहीं है, अच्छा है, फफूंदी तो लगी है थोड़ी, छुटा दो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अगर उस पर फफूंदी जम रही तो ख़राब हो गया। अब इससे बचाने के लिए कुछ उपाय है, जैसे फ्रिज में भी रख दो तो टाइम लगता है ख़राब होने में। या देखा होगा आलू के चिप्स का पैकेट आता है, या पंजाबी तड़का आता है, बहुत सारे कुरकुरे आते हैं, तो आपने देखा होगा इनके अंदर के जो मटेरियल होते हैं 6-7 महीने तक भी ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि किसी से क्रिया नहीं करती है। क्या नहीं करती है? इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%, 78% वायुमंडल में पाई जाती है। इसलिए चिप्स के पैकेट में चिप्स बहुत अच्छे बने रहते हैं, और घर पे फेंकेंगे हम, करैया से निकालेंगे, 5 मिनट नहीं होंगे चमचोर हो जाएंगे, खाने में भी मज़ा नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ, यहाँ तक जितना पढ़ाया शायद आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। और अब हम आपसे पूछने वाले हैं 5 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में ही देने हैं, हम एक भी नहीं बताएंगे आपको, और सभी को देना है कमेंट में। एक आंसर सही होना चाहिए सभी का, ठीक है। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस पर यदि अच्छे लाइक नहीं आए तो अगला वीडियो नहीं बनाएंगे। कम से कम थोड़ी अच्छा आए तो हमें भी रिस्पॉन्स अच्छा मिले, नहीं तो हमारे एक्सपेरिमेंट ही अच्छे हैं, हमें भी मज़ा आता है, उसमें मेरा एंजॉय भी हो जाता है, और हमारी टीम का भी एंजॉय होता है। इसमें हमारी टीम है सब बोर हो रही है, जैसे कि यहाँ पे बैठी है, कह अरे यार क्या पढ़ा रहे हो, उन्हें एक्सपेरिमेंट में मज़ा आ रहा है। अगर इस पर लाइक अच्छे आएंगे, व्यूअर्स मतलब कि लाइक मज़ेदार हों और सब्सक्राइब भी बढ़े, तो इसमें मेरा मन लगेगा और मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएँ। अब हम डिस्कस करते हैं किस पे? 5 क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बताइए कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है कागज का फाड़ना, दूसरा है दूध से दही बनना, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन गैस कैसी होती है।
पहला ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा है अक्रिय, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 20%, 70%, 78% कि इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगर मज़ा आया हो तो इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में दीजिए और हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।